लास्ट क्लास में हमने सेक्शन फॉर्मूला सीखना शुरू किया था। फॉर्मूले का डेरिवेशन और कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने उससे कर लिए थे बच्चों। आज हम उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले कुछ स्टार्टिंग में इजी से क्वेश्चन, फिर कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट और फिर कुछ और क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन बच्चों, इफ द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 be the three consecutive vertices of a parallelogram, find the coordinates of the fourth vertex। एक पैरेललोग्राम के आपको 3 वर्टिसेस गिवन है, 3 कंजुगेटिव वर्टिसेस आपको गिवन है। तो आपको बच्चों फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना है। एक बार पैरेललोग्राम का डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। यहां देखिएगा, पैरेललोग्राम के बारे में आपको जानना चाहिए भी। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ऐसे बच्चों जो डायगोनल बनाएंगे, ये डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये होता है बच्चों, मान लो ये पॉइंट O है, तो ये जो पॉइंट O है ये AC का मिड पॉइंट होगा और ये BD का भी मिड पॉइंट होगा। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। तो मान लीजिए A गिवन है आपको और B गिवन है आपको और C गिवन है आपको। ये 3 पॉइंट आपको गिवन है और आपको बच्चों फोर्थ वाला पॉइंट फाइंड करना है। ये वाला पॉइंट D बच्चों आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे भाई, इसमें हम सबसे पहले पॉइंट D के कोऑर्डिनेट लेट कर लेंगे x, y। लेट कर लीजिए पॉइंट D के कोऑर्डिनेट x, y होंगे। अब हम फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O। दो तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं भाई। पहले कैसे भी, O क्या है बच्चों? O है मिड पॉइंट ऑफ AC। मिड पॉइंट ऑफ AC है बच्चों, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? x1 प्लस x3 अपॉन 2, y1 प्लस y3 अपॉन 2। x1 प्लस x3 अपॉन 2, y1 प्लस y3 अपॉन 2। And O is also midpoint of BD. O is also midpoint of BD. So coordinates of O, x plus x2 upon 2, y plus y2 upon 2। सो बच्चों पॉइंट O के कोऑर्डिनेट हमने दो तरीके से फाइंड कर लिए हैं, लेकिन पॉइंट O तो एक ही है ना। और भाई पॉइंट O एक ही है तो उसके कोऑर्डिनेट तो एक ही होंगे। तो इसका मतलब कि ये और ये दोनों सेम होंगे। सो देयरफॉर x प्लस x2 अपॉन 2, y प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 अपॉन 2, y1 प्लस y3 अपॉन 2। सो भाई इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो उसको इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। तो x का वैल्यू आएगा बच्चों x1 प्लस x3 माइनस x2, x1 प्लस x3 माइनस x2। एंड बच्चों y कोऑर्डिनेट आएगा y1 प्लस y3 माइनस y2। तो ये बच्चों आगे हैं फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। अब बच्चों सेक्शन फॉर्मूले का पहला एप्लीकेशन, कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स using सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। बच्चों 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं हैं, उनको सेक्शन फॉर्मूले से कैसे पता लगाएंगे उस पर चर्चा करते हैं बच्चों कोलिनियरिटी चेक करने का एक मेथड हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से, और अब सीखना है सेक्शन फॉर्मूले से। देखिए बच्चों कैसे होता है। बच्चों ये हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया, ये A, ये B और एक ये पॉइंट हुआ बच्चों C। अब ये तीनों पॉइंट्स आपको गिवन हैं और आपको ये चेक करना होगा कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है, मींस एक ही लाइन में लाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों? ये पॉइंट आपको गिवन है x1 y1,
ये पॉइंट आपको गिवन है x2 y2, ये पॉइंट आपको गिवन है x3 y3। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसका ना रेशो निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे भी ये पॉइंट C है, ये ए बी को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा होगा, वो हम रेशो निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस रेशो को आप लेट कर लेंगे k/1। तो पहले x कोऑर्डिनेट के लिए लिखेंगे आप, तो ऐसा बनेगा कुछ x2 इज इक्वल टू kx3 प्लस x1 अपॉन k+1। और यहां से आप क्या करेंगे, k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहां से एक k का वैल्यू बच्चों आ जाएगा। फिर बच्चों y कोऑर्डिनेट्स का यूज करके भी k का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां से बच्चों एक और k का वैल्यू आ जाएगा। अब बच्चों ये जो दो k के वैल्यूज आए हैं, यदि ये दोनों वैल्यूज सेम हैं तो इसका मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, और यदि ये वैल्यूज सेम नहीं हैं तो इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं। इफ both values of k are same, both values of k are same, then points are collinear, points are collinear। बात क्लियर हुई? तो दोनों तरीके से एक बार x कोऑर्डिनेट का यूज करके निकालेंगे रेशो, और फिर y कोऑर्डिनेट का यूज करके निकालेंगे रेशो। और यदि दोनों से बच्चों रेशो सेम आता है, मींस k का वैल्यू सेम आता है, तो हम कहेंगे पॉइंट्स कोलिनियर हैं। और यदि वैल्यू सेम नहीं आता है तो फिर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है बच्चों। इसी को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई आपने x कोऑर्डिनेट का यूज करके रेशो फाइंड कर लिया, बच्चों, तो अब भाई उस रेशो से आप y कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकाल लो। उस रेशो का यूज करके आप y कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकाल लो। अब यदि वो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू y2 के इक्वल आया तो कोलिनियर, और y2 के इक्वल नहीं आया तो नॉन कोलिनियर होंगे बच्चों। क्लियर बात हुई बच्चों? आइए अब इसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं रे। क्वेश्चन में क्या आपको 3 पॉइंट बताएंगे, आप बता देना कोलिनियर हैं या नहीं हैं। तो पॉइंट्स देखो भैया, एक पॉइंट है बच्चों 0,3, एक है 6,0 और एक है 4,1। आपको बताना है बच्चे कोलिनियर हैं या नहीं हैं। तो क्या करना है भाई बच्चों, ऐसे छोटी सी लाइन सी बना लो। एक ये हो गया 0,3, यहाँ लिख दिया 6,0 और यहाँ लिख दिया 4,1। जरूरी नहीं है 6,0 इन दोनों के बीच में आए, हो सकता है साइड में भी आए, लेकिन उससे हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ज्योमेट्रिकली तो कुछ करना ही नहीं है, हम तो थ्योरेटिकली सॉल्व करेंगे भाई। तो ये रेशो भैया k/1 आपने लिखा, पहले x कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। तो 6 इज इक्वल टू 4k, 6 इक्वल टू 4k प्लस 0 अपॉन k+1। अब बच्चों इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो 6k प्लस 6 इज इक्वल टू 4k, so 2k is equals to -6, so k is equals to -3। k का वैल्यू बच्चों -3 आ गया है। अभी आप ये x कोऑर्डिनेट का यूज किया, आप y कोऑर्डिनेट से करेंगे। तो y कोऑर्डिनेट में देखो 0 इज इक्वल टू k+3 अपॉन k+1, so it's k+3 is equal to 0, so k is equal to -3। तो बच्चों दोनों जो k की वैल्यू आई हैं, दोनों k की वैल्यू सेम हैं, देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो भाई सेक्शन फॉर्मूले से हमने कोलिनियरिटी चेक करना सीख लिया। बिल्कुल ही आसान है, बेहद आसान है बच्चों। क्लियर बात जी? अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब बच्चों हम चर्चा करेंगे सेंट्रोइड के बारे में। सेंट्रोइड जानते हो ना क्या होता है अभी? अब हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों किसके बारे में? सेंट्रोइड। नाम तो बच्चों आपने सुना ही होगा सेंट्रोइड का। सेंट्रोइड होता है क्या है? पहली बात में तो सेंट्रोइड होता है बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है बच्चों, उसको हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। डायग्राम से एक बार देखें भी। ये बच्चों कोई ट्रायंगल हमने बनाया,
अब मीडियन तो समझते होना है, मीडियन क्या होता है? मीडियन ये होता है बच्चों, जब किसी वर्टेक्स को सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, वर्टेक्स को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, तो ये जो लाइन सेगमेंट बनता है इसको हम लोग कहते हैं मीडियन। मतलब BC इज मिड पॉइंट ऑफ D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, देन AD इज मीडियन। तो ये एक मीडियन है। ऐसे कितने मीडियन बन सकते हैं अभी? 3 मीडियन बन सकते हैं। एक मीडियन इधर से बन सकता है, इसको आप सामने वाले के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दो। ऐसी एक तीसरा मीडियन यहां से बन सकता है, ऐसे भी। और बच्चों जो तीनों मीडियन होते हैं वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और उसी पॉइंट का नाम होता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड को नॉर्मली G से डिनोट करते हैं। अब पहले तो इसकी एक खास बात ऐसी समझ लो बच्चों जो मीडियन होंगी, मीडियन हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही बनेगी, तो जो सेंट्रोइड होता है हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाई करता है। तो सेंट्रोइड ऑलवेज लाइज inside the triangle. Centroid always lies inside the triangle. और जी एक प्रॉपर्टी और आपने जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में बच्चों, जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। क्या कहा जी? सेंट्रोइड डिवाइड्स the median, centroids divide the median in the ratio 2:1, from vertex का मतलब समझ गए क्या रे? मतलब कि जो वर्टेक्स के साइड वाला है वो 2 होगा और जो दूसरा होगा वो 1 होगा। इसका मतलब ये होगा जो AG है वो GD का ट्वाइस होता है। अब भाई हम चर्चा करेंगे इसके बारे में कि इसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे। सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट किस तरीके से फाइंड करते हैं? बहुत ही आसान है बच्चों ये जो अपना क्या कहते हैं इसको, इस जो ट्राइंगल है उसके वर्टिसेज आप ले लीजिए, x1 y1, ये वाला ले लीजिए बच्चों x2 y2, और इसको लेते हैं बच्चों x3 y3। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों। तो बच्चों जो पॉइंट D है, D इज midpoint of BC, therefore coordinates of D will be x2 plus x3 upon 2 and y2 plus y3 upon 2। अभी बच्चों D का कोऑर्डिनेट आ गया, अभी हमें A का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। यहां एक बार इसको ऐसे बना लो, यहां ये रहा A, ये रहा D, और यहां को हो गया अपना कहीं G, और रेशो क्या है? 2:1 का रेशो है। इसके कोऑर्डिनेट है बच्चों x1, y1। इसके कोऑर्डिनेट देखो ये लिखे, यहां ऊपर लिखे है ना, ये इसके कोऑर्डिनेट है। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है भाई? G के कोऑर्डिनेट जब आप फाइंड करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे D वाले कोऑर्डिनेट को, 2 से मल्टीप्लाई करोगे D वाले कोऑर्डिनेट को, D वाले कोऑर्डिनेट ये, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो भैया। अरे इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाला 2 कट जाएगा, क्या बचा? x2 प्लस x3। इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे A वाले कोऑर्डिनेट को, यहाँ कितना हो गया? x1, और वो इसमें ऐड कर दोगे। डिवाइड में क्या आएगा भैया? डिवाइड में आएगा इनका सम 2 + 1, और 2 + 1 होता है बच्चों 3। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये बच्चों आ गया अपना सेंट्रोइड का फॉर्मूला। याद रखना, बहुत काम की चीज है। तो सेंट्रोइड हो गया अभी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। मतलब जो तीनों वर्टिसेज हैं के कोऑर्डिनेट है उनको आपको प्लस कर देना है और 3 से डिवाइड कर देना। अरे जैसे मिड पॉइंट में प्लस करके हाफ करते थे, तो सेंट्रोइड में सबको प्लस करके 3 से डिवाइड कर देना है बच्चों। आओ बच्चों एक दो छोटी सी बातें और बता देते हैं। वैसे तो आप सबको वो आती ही होंगी, फिर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है जी। बच्चों ये एक ट्राइंगल है और ये इस ट्राइंगल का हमने बनाया बच्चों मीडियन A B C, और ये नाम रखा
डी। बच्चों इसमें आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। बच्चों दोनों ट्राइंगल के एरिया सेम होगा, दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। दोनों ट्राइंगल का एरिया बच्चों सेम होगा। सोचने की जरूरत नहीं है क्यों सेम होगा, सबको पता है भाई ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। आप देखो जी, इस ट्राइंगल का बेस है BD और इस ट्राइंगल का बेस है DC, और दोनों तो सेम है। अरे मीडियन था ना, तो ये लेंथ और ये लेंथ तो इक्वल होगा, तो बेस तो दोनों का सेम है। बात करें हाइट की, हाइट कैसे निकलेगा, जब वर्टेक्स A से BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो तो दोनों ट्राइंगल के लिए सेम ही बनेगा, इसलिए हाइट भी सेम है, बेस भी सेम, हाइट भी सेम, तो एरिया भी हुआ सेम। बात क्लियर हुई बच्चों भी। एक प्रॉपर्टी और सुनते जाओ भैया, ये है बच्चों अपना G4 सेंट्रोइड। सेंट्रोइड को आप तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन कर दो तो इस तरीके से आपको 3 ट्राइंगल्स दिखाई देंगे। इस तरीके से बच्चों आपको 3 ट्राइंगल्स दिखाई देंगे। बच्चों ये तीनों ट्राइंगल होते हैं, इन तीनों ट्राइंगल का एरिया सेम होता है। कैसे लिखेंगे भैया, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को शॉर्ट फॉर्म में लिखना सीख लो, बड़े हो गए अब आप। एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BGC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा रह गया रे, AGC। क्लियर बात हुई भी। तो यदि क्या कहते हैं इसको, सेंट्रोइड को तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन करेंगे तो जो 3 ट्राइंगल बनेंगे उन तीनों ट्राइंगल का एरिया सेम होता है बच्चों। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा बिल्कुल। यदि कभी किसी का मन ये करे भी इसका प्रूफ जानना है तो प्रूफ इसका बहुत आसान होता है। कैसे आसान होता है, आप चाहें तो हम आपके लिए अभी थोड़ा सा प्रूफ कर भी सकते हैं। तो भी प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आपके लिए एक ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे, जैसे BGC का एरिया निकाल देंगे। भाई देखो ये तीनों का एरिया इक्वल आया ना, तो यदि ABC के टर्म्स में देखें तो ये कितना होगा, 1/3 ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया। तो हम क्या करेंगे, BGC का एरिया निकाल देंगे या AGB किसी का भी निकाल लो, उसका एरिया निकाल के हम ये प्रूव कर देंगे कि वो ABC के एरिया का 1/3 है। तो ये वाला टोटल का 1/3, ऐसे ये वाला टोटल का 1/3, ऐसे ये वाला टोटल का 1/3, और तीनों किसी एक ही चीज के 1/3 हैं, इसका मतलब वो तीनों इक्वल हैं। तो अभी हम चर्चा किस पे करने वाले हैं, BGC के एरिया पे चर्चा करने वाले हैं भाई। तो हम निकालने जा रहे हैं बच्चों, डायग्राम एक अलग बना दें आपके लिए, ठीक है, एक अलग डायग्राम बना लेते हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन थोड़ा साफ दिखाई देगा आपको। बच्चों ये है आपका पॉइंट यहाँ जी लिखने रहे इस बार, और ऐसे बनेगा आपका BGC। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका नाम हम रख देते हैं बच्चों D, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ऊपर से ही आप ड्रॉ कर दो यहाँ, इसका नाम रख दो बच्चों आप E, और ये आपका B है, ये आपका C है, और ये A है, और ये यहाँ G4 सेंट्रोइड है भी। आप बच्चों ये इसको आप हल्का सा इधर को ज्वाइन करके ट्राइंगल की फीलिंग ला दो ऐसे भी, ठीक है जी। अब इसमें आप देखिएगा, यदि आपसे पूछा जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो आप क्या बोलेंगे, सीधे सीधे हाफ ऑफ BC इंटू AE, हाफ ऑफ BC इंटू AE। भाई जो ट्राइंगल ABC है उसका हाइट AE है और बेस BC है। अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये G है अपना, BGC क्या होगा, तो आप उसको कहेंगे हाफ ऑफ BC इंटू GD, ठीक है जी। अब दोनों में देखो हाफ BC उसमें भी है, हाफ BC इसमें भी है, इसमें AE है और इसमें GD है। तो यदि आप AE और GD में रिलेशन ला दो तो एकदम से बात बन जाएगी। तो आपको किस में रिलेशन लाना है भैया, AE और GD में आपको रिलेशन लाना है बच्चों। उसके लिए आप बच्चों जो मीडियन अपना था, मीडियन यहाँ से बना दीजिए। मीडियन जो बनाएंगे ना वर्टेक्स A से बच्चों, तो ऐसा जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक ऐसे गया, इसका नाम आप कुछ भी F रख दीजिए, ठीक है। अब आप दो ट्राइंगल इसमें देखिएगा ध्यान से, दो ट्राइंगल देखिएगा,
ट्राइंगल AEF, ट्राइंगल AEF, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा देखिए, GDF, दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं। AEF और GDF सिमिलर हैं, ये सब समझते होंगे ना। अरे दोनों में एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है तो सिमिलर हो गए, दो एंगल सेम आ गए, तो दोनों ट्राइंगल बच्चों सिमिलर हैं। अब सिमिलर ट्राइंगल में क्या कंडीशन होता है, साइड्स का रेशो सेम रहता है। साइड्स का रेशो सेम रहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो AE अपॉन GD है, AE अपॉन GD किसके इक्वल होगा, AF अपॉन GF के इक्वल होगा, AF अपॉन GF के इक्वल होगा। और बच्चों हम क्या जानते हैं, जो AG होता है वो GF का ट्वाइस होता है, तो AG GF का ट्वाइस है, तो टोटल जो AF होगा वो तो GF का 3 टाइम्स होगा, तो इसलिए AF अपॉन GF का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया है। तो यहां से बच्चों अपना जो AE का वैल्यू है वो 3 टाइम्स GD आ गया है, AE का वैल्यू 3 टाइम्स GD आ गया है, मतलब कि ये वाला जो हाइट है इस वाले हाइट का 3 टाइम्स है, और बाकी बेस तो सेम था, इसलिए जो एरिया होगा इस वाले एरिया का 3 टाइम्स होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल BGC। देखो यही हमें प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया कि जो BGC का एरिया है वो ABC का 1/3 है। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं कि जो AGB का एरिया होगा वो भी ABC के एरिया का 1/3 होगा, और ये वाला भी 1/3 होगा, तीनों 1/3 है, इसका मतलब तीनों इक्वल हैं बच्चों। आओ बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं इससे। ये JEE एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा ही सिंपल सा है, ध्यान से एक बार देखिएगा, और इतना आसान है कि आप एकदम से आंसर भी बता सकते हो बिना कुछ भी किए। देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, लेट O 0,0 P 3,4 Q 6,0 be the vertices of the triangle OPQ. The point R divides the triangle OPQ is such that, sorry, not divides, inside, point R inside the triangle OPQ is such that the triangles OPR, PQR, OQR are of equal areas. The coordinates of R are. तो एक बार डायग्राम बना के समझते हैं क्या है कहानी भाई। ऐसे कहा है कि भैया एक ट्राइंगल है, ये डायग्राम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं बना रहे, ऐसे ही बना दिया, यहाँ O लिख दिया, यहाँ मान लो Q लिख दिया, और यहाँ जो P लिख दिया। ये ट्राइंगल है अपना OPQ, और ये कहा इस ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट R है, यहाँ कोई पॉइंट R है, और किस तरीके से है बच्चों, जो 3 ट्राइंगल बनेंगे OPR, ये वाला ट्राइंगल, PQR इधर वाला ट्राइंगल PQR, एंड OQR, ये जो तीनों ट्राइंगल बनेंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन तीनों ट्राइंगल का एरिया सेम है। अरे भाई यदि इन तीनों ट्राइंगल का एरिया सेम है तो R कौन है, अब ये भी सीखा ना प्रॉपर्टी, तो उस हिसाब से R क्या होगा, देयरफॉर R इज क्या होगा रे बच्चों, सेंट्रोइड ही बोल रहे हो ना सब लोग, R इज सेंट्रोइड, तो R सेंट्रोइड है। भाई प्रॉपर्टी हमने क्या सीखी थी, यदि सेंट्रोइड से हम तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन करके 3 ट्राइंगल बनाए तो तीनों का एरिया सेम होता है। इसमें उल्टा दिया हो, इसमें कह दिया एरिया सेम है, इसका मतलब कि वो पॉइंट सेंट्रोइड ही है, तो R और कुछ नहीं है, सेंट्रोइड है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, भाई सेंट्रोइड का क्या फॉर्मूला सीखा रे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 0 प्लस 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3, एंड y कोऑर्डिनेट 0 प्लस 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3। ये कितना बन गया अभी, 9/3, 9/3 तो 3 होता है भैया, तो ये बन गया 3 और 4/3। ये बच्चों आंसर आ गया 3,4/3। तो बिल्कुल सीधा सिंपल क्वेश्चन था। हाँ प्रॉपर्टी याद होगी तो, यदि प्रॉपर्टी नहीं याद है आपको तो फिर इतना सीधा ये आपको नहीं दिखेगा बच्चों। आइए और चर्चा करते हैं बच्चों, एक छोटी सी प्रॉपर्टी का और डिस्कशन करते हैं सेंट्रोइड के बारे में, और ये सब छोटी मोटी प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से याद भी रखनी है। जैसे आपको हम बता चुके हैं पहले, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में याद काफ़ी कुछ रखना है, ठीक है ना। आइए देखिए,
एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपके सामने आ रही है। The centroid of any triangle is the same as the centroid of the triangle formed by joining the middle points of its sides। देखिए क्या कहना चाहते हैं, कहना ये चाह रहे भी कि ये अपना एक ट्राइंगल है, ये अपना एक ट्राइंगल है, नाम रख लेते हैं इसका ABC, और इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स ले लो आप, मिड पॉइंट और मिड पॉइंट्स। ये मिड पॉइंट्स लिए, अब इन मिड पॉइंट्स से एक ट्राइंगल और बना लो। इसका नाम रख देते हैं बच्चों PQ और R। तो प्रॉपर्टी ये कह रहा है भाई, ये जो बड़ा सा ट्राइंगल ABC है, इसका सेंट्रोइड वही होगा जो इसकी साइड्स के मिड पॉइंट से एक ट्राइंगल बनाया उसका सेंट्रोइड होगा। मतलब जो बड़ा ट्राइंगल बना है ABC का सेंट्रोइड और PQR का सेंट्रोइड सेम होगा बच्चों। ये प्रॉपर्टी, इसको भी प्रूव करेंगे हम। अब इस प्रॉपर्टी को यदि हम आगे भी बढ़ाना चाहें, अब यदि आगे इसके हम इसके मिड पॉइंट ले लें और उनसे ट्राइंगल बनाए, एक ऐसा ट्राइंगल बनाए, तो सेम वही प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई हो जाएगी ना इसमें। तो ये वाला जो ट्राइंगल होगा उसका सेंट्रोइड भी सेम वही होगा। तो सबसे बड़े ट्राइंगल का सेंट्रोइड, उसके अंदर वाले का सेंट्रोइड, उसके अंदर वाले का सेंट्रोइड, ऐसे यदि साइड्स के मिड पॉइंट ले लेके आप ट्राइंगल बनाते जाएं तो सभी ट्राइंगल के सेंट्रोइड सेम आएंगे। और बहुत दिनों बाद जब ये ट्राइंगल बहुत ही छोटा हो जाएगा तो ये बिल्कुल कहाँ पहुंच जाएगा, सेंट्रोइड पे पहुंच जाएगा बच्चों। बात क्लियर हुई भी? अब बच्चों इसको हम प्रूव करते हैं। प्रॉपर्टी समझ में आ गई, प्रूव समझिए बच्चों। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मान लीजिए आप x1 y1, इसके मान लीजिए आप x2 y2 और इसके मान लीजिए आप x3 y3। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आप ले लीजिए a1, b1, पॉइंट Q के ले लीजिए आप a2, b2 और पॉइंट R के ले लीजिए आप a3, b3 बच्चों। ठीक है जी। अब दो तरीके हैं इसको करने के भी। एक तरीका तो क्या है कि पहले आप इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूले यूज कर करके a2, a1 इन सब की वैल्यू निकाल लो, फिर उसका आप सेंट्रोइड निकाल दो। ठीक है ना। एक उल्टा तरीका है, एक हमने सीखा थी मिड पॉइंट्स आपको पता है तो उसे वर्टिसेस कैसे लिखते हैं, वो वाला भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम उल्टे वाला यूज करें, आप सीधे वाले से भी कर सकते हो। उल्टे वाला तरीका क्या कहता है कि भाई जो x1 का वैल्यू होगा, x1 आपको सिखाते ना, यदि मिड पॉइंट गिवन है तो पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये इसलिए बता रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा फॉर्मूले का। तो x1 क्या होगा, x1 होगा a2 प्लस a3 माइनस a1, a2 प्लस a3 माइनस a1। सिमिलरली x2 क्या होगा, x2 होगा भैया a1 प्लस a3 माइनस a2। कहा था ना सामने वाला माइनस करना है, बाकी दोनों प्लस करने हैं। ऐसी x3 क्या होगा, a1 प्लस a2 माइनस a3 होगा। आप बच्चों यहां से यदि आप निकालें x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐड कर दो भैया, ऐड करना तो आता है मान लेते हैं आपको। तो a1 प्लस a2 प्लस a3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू a1 प्लस a2 प्लस a3 के इक्वल आ गया है। यही रिलेशन आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके भी ला सकते थे। आप ऐसे लिखते x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 2a2, ऐसी तीनों में यूज करके ऐड कर देते, उससे भी आ जाता। सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू b1 प्लस b2 प्लस b3। अब बच्चों यदि हम सेंट्रोइड की बात करें तो सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC is x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। और बच्चों ये किसके इक्वल है, a1 प्लस a2 प्लस a3 के इक्वल है। सो इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 अपॉन 3, b1 प्लस b2 प्लस b3 अपॉन 3। और ये तो किसका सेंट्रोइड है, ये है बच्चों सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PQR। तो हमने क्या प्रूव कर दिया है, ट्राइंगल ABC का सेंट्रोइड और ट्राइंगल PQR का सेंट्रोइड सेम है बच्चों। तो बच्चों किसी ट्राइंगल का सेंट्रोइड और उसके साइड्स के मिड पॉइंट्स से बनाए गए ट्राइंगल का सेंट्रोइड सेम ही होता है। आइए और चर्चा करते हैं थोड़ी। आओ बच्चे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अभी JEE मेन से पूछा गया था 2019 में, बहुत ही सिंपल सा है जी। अ ट्राइंगल हैज अ वर्टेक्स एट 1, 2
and the midpoints of the two sides through it are -1, 1 and 2, 3. Then the centroid of this triangle H. देखिए क्या है कहानी बच्चों, छोटा सा डायग्राम बनाने से थोड़ी फीलिंग सी आ जाती है कि क्या कहानी चल रही है। ये एक पॉइंट है जी 1, 2, एक वर्टेक्स है ट्राइंगल का 1, 2। और बच्चों इस वर्टेक्स से जो दो साइड्स बनी उनके मिड पॉइंट्स आपको गिवन है। एक का मिड पॉइंट है -1, 1 और दूसरे वाले का मिड पॉइंट है 2, 3। ये बच्चों B है और ये बच्चों C है। तो अब हमें क्या करेंगे, हम B और C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। भाई एक पॉइंट दिया है, मिड पॉइंट आपको दिया, तो ये पॉइंट आप निकाल लेंगे। इस पॉइंट को निकालने के दो तरीके हमारे पास होते हैं। एक तरीका तो क्या है भाई, इस पॉइंट को मान लो आप x1, y1 मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर दो, उससे x1, y1 का वैल्यू आ जाएगा। आप करने को तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो पॉइंट B है, पॉइंट B इसका नाम दिया मान लो D रख देते हैं ऐसे ही। जो पॉइंट B है AD को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। AD को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है एक्सटर्नली। वैसे भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप याद ही कर डालो। याद कैसे कर सकते हैं, यहां लिख के देखो। वो एक्सटर्नल डिवीजन से ही है, लेकिन कई बार एक्सटर्नल डिवीजन की फीलिंग कम आती है बच्चों, किसी कह रहे याद ही कर लिया आपने। जैसे ये पॉइंट है मान लो x1, y1, ये पॉइंट है आपका x, y और ये ना मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। तो ये पॉइंट B पता है क्या आएगा, ये आएगा 2x - x1 और 2y - y1, ठीक है। 2x - x1, 2y - 1, ये कुछ नहीं है, एक्सटर्नल डिवीजन वाला फॉर्मूला यूज किया है। 2:1 का रेशो है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस का साइन आया। तो यदि आप एक्सटर्नल डिवीजन की फीलिंग ला पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं ला पाते हो तो याद कर लो भैया। यदि आपको एक पॉइंट दिया है और एक बीच वाला मिड पॉइंट दिया है और उधर वाला पॉइंट निकालना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और माइनस कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस कर लो। आ जाओ भैया। तो आप क्या कह रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस कर लो। बोलो कितना हुआ रे, 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 - 1 हो गया 3, 3 × 2 हो गया 6, 6 - 2 हो गया 4। यहां आ जाओ भैया जी ऐसे ही, तो -2 - 1 हो गया रे -3। ये देख लो भैया 2 - 2 हो गया 0। ऐसा करने से काफी टाइम बच जाएगा आपका भी, ठीक है नहीं। तो ये आपके वर्टिसेज आ गए। आप भैया वर्टिसेज आ गए ना, आप सेंट्रोइड निकालने में कौन सी दिक्कत है। तो बच्चों सेंट्रोइड क्या होगा, सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, प्लस कर देते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ले लो, इसका 1, इसका 3, इसका -3, 1 + 3 - 3 डिवाइडेड बाई 3। और भाई वाई कोऑर्डिनेट देख लो भैया, इसका 2 है, इसका 4 है और उसका 0 है, डिवाइडेड बाई 3। तो भैया जी इधर आ गया 1/3 और यहाँ आ गया 2। तो बच्चों सेंट्रोइड आ गया 1/3, 2। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना भाई। देखो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसमें बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत काम आते हैं। ऐसा थोड़ा ना कोई सवाल पूछेगा 3 पॉइंट दे दिए, ट्रायंगल के वर्टिस दे दिया, कहाँ सेंट्रोइड निकालो, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। थोड़ा सा एप्लीकेशन टाइप का ही होगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया कैसे कैसे करना है। बात क्लियर हुई बच्चों। अब आइए एक लोकस वाला सवाल आपको कराते हैं बच्चों। लोकस वाले सवाल काफी इंपॉर्टेंट होते ही हैं। तो एक लोकस वाला सवाल, ये भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा है भाई। देखिएगा क्या कहा गया है, फाइंड लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, locus of centroid of triangle whose vertices are a cos t, a sin t, b sin t minus b cos t and 1, 0 where t is a variable parameter। वेरिएबल पैरामीटर मतलब ये फिक्स नहीं है, इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। देखो भाई पहले तो कहानी को धीरे धीरे समझिए, कहानी के मतलब क्या होते हैं। जैसे आपने कहा एक ट्राइंगल है, ये उसके वर्टिसेज आपको गिवन है, a cos t, a sin t, b sin t minus b cos t, 1, 0। 1, 0 तो फिक्स्ड पॉइंट है। अब इसमें देखो t आ रहा है, t का वैल्यू फिक्स नहीं है, ये चेंज करेगा। तो जैसे आप t को चेंज करेंगे, ये वर्टेक्स चेंज होगा, ये वाला भी वर्टेक्स चेंज होगा। अब वर्टेक्स चेंज हो रहे हैं तो उससे क्या होगा, सेंट्रोइड भी चेंज होगा। तो t के चेंज होने से सेंट्रोइड चेंज होगा, चेंज होने का मतलब सेंट्रोइड होगा वो मूव करेगा। अब मूव करके कोई वो पाथ बनाएगा, वो जो पाथ बनाएगा उसी को हम कहेंगे उसका लोकस बच्चों, ठीक है भी।
तो लोकस आपको तभी निकालना होता है जब पॉइंट फिक्स नहीं होता। पॉइंट फिक्स होगा तो उसका लोकस तो वही पॉइंट हो गया। जब पॉइंट फिक्स नहीं होगा, वो वेरी करेगा, मूव करेगा, तभी ना लोकस निकलेगा। तो यहाँ वेरी किसकी वजह से कर रहा है? टी की वजह से कर रहा है। ठीक है ना भाई? तो आपको क्या करना होगा? इस टी को गायब करना होगा। टी आपके आंसर में नहीं आना चाहिए क्योंकि लोकस तो फिक्स होगा और टी वेरिएबल है। बात समझ में आई? तो हमें इस टी को एलिमिनेट करना होगा, गायब करना होगा। आइए सबसे पहले तो क्या करते हैं, क्या सिखाया था रे आपको? अरे जिसका लोकस निकालना है उस पॉइंट को लेट कर लो। क्या कर लो? लेट सेंट्रॉइड बी एक्स कोमा वाई। आसान क्वेश्चन है, एक्स कोमा वाई लेट कर लो। आप कंडीशन यूज करो। अब कंडीशन क्या है? आपको तो ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है, तो भाई हम तो सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। तो आप सेंट्रॉइड निकाल लो, सेंट्रॉइड निकाल लो भैया। तो a cos t प्लस b sin t प्लस 1/3। ये सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट इन पॉइंट से है और हमने सेंट्रॉइड को एक्स कोमा वाई लेट किया है, तो एक्स का वैल्यू ये होगा भाई। और बच्चों वाई का वैल्यू क्या होगा? a sin t माइनस b cos t प्लस 0/3। अब बच्चों इनसे आपको क्या करना होगा? आपको कहा था जो अननोन है उनको एलिमिनेट करना होता है नेक्स्ट स्टेप। तो यहां टी को आपको एलिमिनेट करना होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यूज आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था एलिमिनेशन हमने। तो यहां से आप क्या करिएगा बच्चों? 3x माइनस 1 का वैल्यू निकालो। ये 3 इधर ले जाओ, 1 को इधर ले जाओ। a cos t प्लस b sin t। उसके बाद बच्चों यहां से 3y का वैल्यू क्या हो गया? a sin t माइनस b cos t। ये बच्चों दो इक्वेशन तैयार। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको t को एलिमिनेट करना है और ऐसा एलिमिनेशन हमको आता है। ऐसा करने के लिए स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर। इधर कर दोगे क्या ऐड भाई? तो इसको जब ऐड करोगे यहाँ आएगा देखो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसमें आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर। ऐड करोगे तो बचेगा a स्क्वायर। यहाँ आएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ आएगा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ऐड करोगे तो बचेगा b स्क्वायर। यहाँ आएगा 2ab sin t cos t, यहाँ आएगा माइनस 2ab sin t cos t। दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया जी अपना 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, मतलब 3x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आ गया बच्चों लोकस। ठीक है भाई, ये लोकस का इक्वेशन आ गया है। अभी तो देखो आप छोटे बच्चों, आपको पता नहीं है ये किस चीज़ का इक्वेशन, ऐसे ही बता देते हैं। ये एक्चुअली में एक सर्कल का इक्वेशन है, मतलब ऐसा जो इक्वेशन होता है वो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। वैसे यहाँ आगे हमारा चैप्टर आएगा ना, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर सर्कल्स ही है, तो उसमें हम सीखेंगे कैसे पहचानते हैं सर्कल है या नहीं है। ठीक है भाई, तो एक मोटी सी बात ऐसी बता देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर यदि सेम होते हैं तो सर्कल होता है। आधी अधूरी बात बताइए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम होते हैं तो सर्कल होता है बच्चों। बात क्लियर हुई भाई? आइए और देखते हैं। आप बच्चों एक पुरानी थ्योरम याद कर लेते हैं, आपने बचपन में कभी पढ़ी होगी, तो उसको याद दिलाते हैं हम आपको। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इन ट्राइंगल ABC intersect the side BC at D, then BD to DC equals to AB to AC। मतलब BD और DC का वही रेशो होगा जो AB और AC का रेशो है बच्चों। देखिए डायग्राम से देखिएगा, इसका प्रूव हम नहीं कराएंगे, वो बचपन में आप कर चुके होंगे, ज्योमेट्री से इसका प्रूव होता है। इसको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। जैसे बच्चों देखिएगा ये ट्राइंगल है अपना, इसका ये वर्टेक्स A है, ये B है और ये C है। भाई एंगल बाइसेक्टर तो जानते हैं क्या है भाई? एंगल बाइसेक्टर भी ना दो होंगे। जैसे ये जो एंगल है इसके दो एंगल बाइसेक्टर बनेंगे, एक होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक होता है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल का मतलब क्या है? जैसे ये ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल में अंदर एंगल कौन सा बना हुआ है? ये एंगल बना हुआ है, तो इसको जो बाइसेक्ट करने वाला लाइन होगा उसको कहेंगे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो यहां से ऐसे इसमें एक लाइन बना दिया ये, तो ये बन गया इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ये पॉइंट हुआ D। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है
कि भाई जो आपका बी डी और डी सी का रेशो है वो ए बी और ए सी के रेशो के इक्वल होगा। मतलब जो एंगल बाइसेक्टर है अपोजिट साइड को बाकी दोनों साइड्स के रेशो में ही डिवाइड करता है। बी डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। अब इसमें देखो ये हमने कौन सा एंगल बाइसेक्टर लिया, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया। यदि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लेते, एक्सटर्नल कैसे लिया करते हैं, उसके लिए इसको आप थोड़ा यहां ऐसे एक्सटेंड करो तो ये जो एंगल बना, ये देखो ट्रायंगल के बाहर बना ना, इसको कहेंगे हम एक्सटर्नल एंगल। अब इसको बाइसेक्ट करता हुआ एक लाइन आप बना दे, ऐसा ऐसा बना दिया तो ये इसका बन गया एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। आप इसको आप आगे एक्सटेंड कर दें और ये पॉइंट का नाम वापस से हमने क्या रख दिया है, डी रख दिया है। तो ये अब भी वही प्रॉपर्टी सेम रहेगी, बी डी अपॉन सी डी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। मतलब यदि आप इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लेंगे तो अपोजिट साइड को इंटरनली डिवाइड करेगा उसी रेशो में, और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लेंगे तो वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा और रेशो रहेगा सेम बच्चों। वैसे हमारे जो काम का है मेनली वो इंटरनल वाला ही है, तो याद होगी बच्चों आपको बात। तो ट्राइंगल ए बी सी में जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो अपोजिट साइड को बाकी दोनों साइड्स के रेशो में डिवाइड करता है, इसको हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी कहते हैं। एक्सटेंडेड फॉर्म में समझे तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इंटरनली डिवाइड करता है और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नली डिवाइड करता है सेम रेशो में। बच्चों नॉर्मली ट्राइंगल में हम जो साइड का लेंथ होता है वो कैसे लेते हैं, जैसे वर्टेक्स ए है तो वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड को हम ए कहते हैं, सी के सामने वाली को सी कहते हैं और बी के सामने वाली को बी कहते हैं। साइड का जो लेंथ होता है वो स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और वर्टिसेस को नॉर्मली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो यहां से क्या हमने देख लिया, बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू क्या आ गया, सी अपॉन बी, सी अपॉन बी। बच्चों ये है अपना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, याद जरूर रखना, बहुत काम की चीज है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे हमने अभी क्या सीखा है भैया, अभी हमने सीखा है सेंट्रॉइड। अब हम एक दूसरा सेंटर सीखने वाले हैं जिसका नाम है इन सेंटर। नाम तो शायद आपने भी सुना होगा, इन सेंटर, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। भाई सबसे पहले तो ये जानिए इन सेंटर होता क्या है रे। इन सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। ट्रायंगल में बच्चों जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स बनते हैं उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको कहा जाता है इन सेंटर। इसमें एक बात और लिख लीजिए, फिर बनाते हैं डायग्राम। इन सेंटर इज सेंटर ऑफ इन सर्कल, इन सेंटर इज सेंटर ऑफ इन सर्कल। देखिए डायग्राम से अब समझिए एक बार आप, जैसे भैया आपने ये कोई बनाया ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें बनाएंगे इन सर्कल। इन सर्कल का मतलब समझते हैं ऐसा सर्कल जो इस ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड हो। तो इस ट्रायंगल के अंदर बने और इसको तीनों साइड्स को टच करता हुआ बने। तो कैसा बनेगा भाई, ऐसे बनाओ, ये देखो ये बन गया सर्कल। ट्रायंगल के अंदर हमने एक सर्कल इंस्क्राइब किया, इस सर्कल को कहते हैं बच्चों इन सर्कल। और इस सर्कल का जो सेंटर होता है, इस सर्कल का जो सेंटर होता है उसी को कहते हैं बच्चों हम लोग इन सेंटर। अब देखिएगा बच्चों, ये हम यहां से एक लाइन अब ऐसे बनाओ, तो ये जो लाइन बना है एक्चुअली में ये लाइन क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। भाई सर्कल थोड़ा बहुत तो पढ़ा था आपने, ऐसे समझिए ये सर्कल है और ये इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट बनाई हैं और हमने सीखा था प्रॉपर्टी, जब इस पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम आते हैं। यहां से एक छोटा सा परपेंडिकुलर इसमें ड्रॉ कर दो, ये देखो ये जो छोटा सा लेंथ है ये क्या होगा, रेडियस होगा। यहां से इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये छोटा सा भी क्या होगा, रेडियस होगा।
यहां से इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। तो ये जो इन सेंटर है इसके बारे में और हम लिखते जाते हैं, पहले एक एक करके लिखते हैं। पहले देखो जो ये इन सेंटर है इस सर्कल के अंदर लाई करेगा, भाई सर्कल का सेंटर है तो सर्कल के अंदर तो लाई करेगा ना, तो सर्कल के अंदर लाई करेगा। और सर्कल कहाँ है, सर्कल तो ट्राइंगल के अंदर है, सर्कल ट्राइंगल के अंदर है और सेंटर सर्कल के अंदर है, इसका मतलब सेंटर कहाँ हुआ, ट्राइंगल के अंदर हुआ। तो इन सेंटर ऑलवेज लाइज inside the triangle, always lies inside the triangle। और देखो कहानी भी, देखो ये वाला जो अपना इन सेंटर है इसका साइड BC से डिस्टेंस, इसको मान लो R है, R फॉर रेडियस। अरे मान लीजिए जो सर्कल है इसका रेडियस R है, तो I का BC से डिस्टेंस कितना है, R। आपको बार बार हम समझा चुके हैं, कभी भी किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस बताते हैं तो उसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ऐसी बच्चों इससे इस लाइन का डिस्टेंस भी R, इससे इस लाइन का डिस्टेंस भी R, मतलब जो इन सेंटर है उसका तीनों साइड से डिस्टेंस इक्वल है और वो रेडियस के इक्वल है। तो क्या बना प्रॉपर्टी, इन सेंटर इज इक्वी डिस्टेंट, सेंटर इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड। तो इन सेंटर बच्चों जो होता है वो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। इतनी सारी बातें तो सीख ली, अब हमें क्या सीखना है रे भैया, अब हम ये चाहते हैं बच्चों कि हम ना इन सेंटर का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें। तो आइए भाई कोशिश करने, ये ट्राइंगल एक बार वापस बना लीजिए, वो उसे खराब नहीं करना चाहते हम अभी। ये पॉइंट है A भाई, ये पॉइंट है B भाई, ये पॉइंट है C, और ये बना दिया गया है एंगल बाइसेक्टर। ये पॉइंट का नाम रख दिया हमने D। भाई जो अपना इन सेंटर होगा यहीं कहीं तो होगा, इस एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा यहाँ कहीं को। अब भाई हमें I के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो पहले हम पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे। तो पहले D के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें, हम जानते हैं भाई इसके साइड का लेंथ ले लो पहले तो आप, ये C, ये B और ये वाला साइड का लेंथ E। स्टैंडर्ड नोटेशन है, हमेशा यही मतलब होता है। यदि ट्राइंगल ABC में साइड्स का लेंथ स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c गिवन है तो इसका मतलब ये होता है कि जो स्मॉल a लेंथ है वो वर्टेक्स A के अपोजिट वाला है। स्टैंडर्ड नोटेशन है, मतलब ये बताने की जरूरत नहीं कि वर्टेक्स A के सामने वाला ही A है, वो सबको पता है। तो आप देखो जी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ने क्या कहा था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ने ये कहा था कि जो D है वो BC को C/B के रेशो में डिवाइड करेगा। पॉइंट D BC को C/B के रेशो में डिवाइड करेगा। तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करके पॉइंट D के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। पहले से कोऑर्डिनेट लेट कर लो भैया, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये बच्चों x3 y3, ये पॉइंट हमने लेट कर लिए। अब बच्चों चूंकि BD अपॉन DC C अपॉन B के इक्वल है, इसलिए पॉइंट D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ हल्का सा लिख लो C हल्का सा B, ठीक है ना, फीलिंग लाने के लिए। ये मत समझ लेना ये वाला लेंथ C है, ये वाला लेंथ B है, तो इस C का मल्टीप्लाई होगा उधर वाले में, उस B का मल्टीप्लाई होगा इधर वाले में। तो क्या बनेगा BX2 प्लस CX3 अपॉन B प्लस C, और बच्चों BY2 प्लस CY3 अपॉन B प्लस C। ये बच्चों बन गया है, ठीक है जी। तो ये बन गया, D के कोऑर्डिनेट आगे हैं। अब D के कोऑर्डिनेट्स आगे, अब हमें किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, अब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे बच्चों I के। भाई I के कोऑर्डिनेट हम बड़े आराम से निकाल दें, यदि आप ये बता दो कि जो I है वो AD को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। ये तो हमें पता नहीं किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, इसलिए हमें पहले में रेशो निकालना पड़ेगा कि I AD को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। बच्चों आइए शुरुआत करते हैं निकालने की। इस डायग्राम को दोबारा यहाँ बनाते हैं और थोड़ा कम डायग्राम बनाएंगे, पूरा डायग्राम नहीं बना रहे इस बार, इतना डायग्राम बनाया। ये A है, ये D है और ये B है, ठीक है भी, और यहां आपका I है। उधर वाला जो था वो हमने छोड़ दिया है अभी, क्योंकि हमें D के कोऑर्डिनेट तो मिल चुके हैं ना भाई, और हमें I के निकालने हैं।
तो उधर वाले की जरूरत नहीं है हमें, यहां से इसको ऐसे मिला। अब देखिएगा बच्चों, ये जो बी आई है, ये बी आई तो एंगल बाई सेक्टर है ना, बी आई एंगल बाई सेक्टर है, क्योंकि ये देखो इन सेंटर है, इन सेंटर को ज्वाइन करेंगे बी से तो एंगल बाई सेक्टर ही बनेगा। तो इसका मतलब यहां भी एंगल बाई सेक्टर थ्योरम काम करेगा, मतलब कि ए आई अपॉन आई डी, ए आई अपॉन आई डी इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी अपॉन बी डी होगा। ए आई अपॉन आई डी ए बी अपॉन बी डी के इक्वल होगा बच्चों। अब इसमें ए बी का वैल्यू तो भैया हमें पता है, ए बी का वैल्यू तो सी होता है, लेकिन बी डी का वैल्यू नहीं पता। बी डी का वैल्यू भी पता चल जाए ना, एकदम से रेशो आ जाएगा। तो भाई ना बी डी का वैल्यू निकालने जाते हैं एक बार। वैसे तो बड़ा आसान है, कुछ होशियार बच्चे तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो सब कमजोरी हैं। तो कैसे करेंगे भाई, आपको बी डी और डी सी का रेशियो पता है, वो C/2 B है। तो इसका मतलब बी डी कितना हुआ सी के और डी सी कितना हुआ बी के। अरे बचपन में भूल के बातें, रेशियो गिवन होता था ऐसी तो लेट करते थे। अब भाई बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी पता है किसके इक्वल है, वो बी सी के इक्वल है, और बी सी को हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं। तो बी डी प्लस डी सी यहाँ से करोगे तो ये ऐसा ना आ जाएगा, बी प्लस सी इंटू के, और ये ए के इक्वल है। तो यहाँ से के का वैल्यू ए अपॉन बी प्लस सी आ जाएगा। अब के का वैल्यू ए अपॉन बी प्लस सी आ गया तो बी डी कितना हो गया रे, अरे बी डी तो सी के था, तो ये हो गया ए सी अपॉन बी प्लस सी। तो बी डी आ गया ए सी अपॉन बी प्लस सी। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, सो ए आई अपॉन आई डी इक्वल्स टू ए बी बच्चों सी है, और बी डी का वैल्यू आ गया ए सी अपॉन बी प्लस सी। सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया बी प्लस सी अपॉन ए, बी प्लस सी अपॉन ए बच्चों आ गया। तो रेशो हमें मिल गया है। तो यहां से तो एक और इंपॉर्टेंट बात पता चल गई भाई, क्या पता चल गई कि जो इन सेंटर है वो एंगल बाई सेक्टर को किस रेशो में डिवाइड करता है, ये हमें पता चल गया। लिख ले इसको, इन सेंटर, यहां से बात पता चली, इन सेंटर डिवाइड्स द एंगल बाइसेक्टर in the ratio b plus c/a। क्लियर बात है। ये देखो एक और बात यहां से निकल के आ गई सामने। अब इसमें देखो क्या है भी, b plus c/a, ये कैसे समझेंगे आप, आपने वर्टेक्स a से बनाया एंगल बाइसेक्टर, तो रेशो आया b plus c/a। वर्टेक्स b से बनाते तो आता a plus c/b, वर्टेक्स सी से बनाते तो आता a प्लस b/c। ऐसा रेशो बच्चों आ जाता, मतलब जिस भी वर्टेक्स से आप बना रहे हैं उसकी जो साइड की लेंथ है वो अपॉन में आएगी, और बाकी दोनों का सम पहले आएगा। बात क्लियर हुई बच्चों। अब रेशो में मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और भैया पॉइंट निकाल डालेंगे। तो यही लिख ले, पॉइंट डी क्या था, यही लिख लेते। चलो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट हमने निकाले थे, एक लिख लेते हैं, bx2 प्लस cx3 अपॉन b प्लस सी। ये पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट निकाले थे ना अभी। और बच्चों पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट तो क्या है, x1, y1 है। रेशो क्या आ गया, c प्लस b/a, इधर वाला c प्लस b, इधर वाला a। सो अब हम क्या लिखने वाले हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर, मतलब कि i। कैसे निकालेंगे रे, ये रेशो आ गया b प्लस सी, तो इस b प्लस सी का मल्टीप्लाई इधर वाले से होगा और b प्लस सी से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला b प्लस सी कट जाएगा ना, तो क्या बचा यहाँ bx2 प्लस cx3। इधर वाला रेशो कितना था, a का मल्टीप्लाई उधर वाले से होगा, तो कितना बन गया ax1, और डिवाइड किससे करेंगे, दोनों के सम से, तो आ गया a प्लस b प्लस सी। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट आएगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस सी। ये बच्चों आ गए अपने इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। इनको याद रखना बहुत ही ज़्यादा आसान है, याद रखने में तो कोई समस्या ही नहीं है। क्यों समस्या नहीं है, एक बार ऐसे देखो ट्रायंगल से यहाँ बना के छोटा सा, जैसे ये पॉइंट क्या है x1 y1, सामने वाली साइड का लेंथ कितना है a, तो a x1। जैसे ये पॉइंट है x2 y2,
और ये वाली लेंथ है b, ये पॉइंट है x3 y3 और ये वाली लेंथ है c। तो सिंपली क्या करना है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3, मतलब ये जो साइड का लेंथ है इसको बिल्कुल सामने वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे वाले को सामने वाले से मल्टीप्लाई करना है, फिर तीसरे वाले को सामने वाले से मल्टीप्लाई करना है और फिर सबको ऐड कर देना है और अपॉन में तीनों साइड्स के लेंथ का सम लिख देना है बच्चों। तो उम्मीद है फॉर्मूला समझ में आ गया। अब इससे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। फाइंड इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC whose vertices are A 0,0, B 0,3 एंड C 4,0। बहुत ही ज़्यादा आसान वाले क्वेश्चन ले लिया है भाई। तो वर्टिसेज आपको गिवन है और इन सेंटर आपको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे भैया जी, बना लेते हैं इस डायग्राम को। ये बहुत ही ज़्यादा आसान वाला है, एक्सिस पे बना लेते हैं। तो ये A तो ओरिजिन पे है और B आपका यहाँ y एक्सिस पे है 0,3 और C आपका बच्चों x एक्सिस पे है 4,0। तो देखिएगा ये ट्राइंगल आपका बन गया है, ये ट्राइंगल ABC बन गया है। अब आपको इस ट्राइंगल का इन सेंटर बताना है। तो इन सेंटर का फॉर्मूला तो हमने याद कर लिया। अब उस फॉर्मूले के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत है, उस फॉर्मूले के लिए हमें साइड्स की लेंथ निकालने की जरूरत है। अब क्वेश्चन इतना ज़्यादा आसान लिया है तो लेंथ ऐसे ही निकल जाएगी भाई। ये वाला लेंथ कितना हो गया 4, ये वाला लेंथ कितना हो गया 3, ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये वाला आ गया 5। यदि इतना सिंपल नहीं भी दिए होते कोऑर्डिनेट्स तो भी कोई दिक्कत थोड़ा ना थी रे, अरे डिस्टेंस फार्मूला लगा देते तो उससे सारी लेंथ्स निकल के आ जाती बच्चों। तो हमने साइड्स का लेंथ फाइंड कर लिया है। अब इन सेंटर निकालना कैसे सिखाया भैया आपको, कहा ना साइड को बिल्कुल सामने वाले से मल्टीप्लाई करो। तो आओ जी इन सेंटर निकालने चल रहे हैं। तो इस 4 को मल्टीप्लाई किससे करोगे 0 से, प्लस इस 3 को मल्टीप्लाई किससे करोगे 4 से, प्लस इस 5 को मल्टीप्लाई किससे करोगे 0 से, अपॉन में क्या आएगा सबका सम 3 + 4 + 5। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए 4 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, अपॉन में 3 + 4 + 5। ठीक है जी। आप देखो ऊपर बन गया 12 और ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया तो 12, और नीचे देखो कितना बन गया, नीचे भी बन गया 12, ऐसा दूसरे में भी 12। तो इन सेंटर बच्चों आ गया है 1,1। तो बच्चों इन सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए हैं 1,1। उम्मीद है बात आपको क्लियर होगी। अब ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन तो आप कर ही डालोगे। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। अभी IIT में पूछा गया था एक बार कुछ सालों पहले, उसमें क्या कहा था आपसे, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, आपको x कोऑर्डिनेट खाली निकालने को कहा था। द x coordinate of in center, x coordinate of in center of triangle that has the coordinates of midpoints of its sides as 0,1, 1,1 and 1,0 h। तो क्या कहा क्वेश्चन में, इसमें क्या किया ना क्वेश्चन में भाई, आपको ना वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट नहीं दिए, आपको साइड्स के मिड पॉइंट दे दिए। तो हमें तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो आता है। यदि हमें साइड्स के मिड पॉइंट पता हो तो वर्टिसेस कैसे निकालते हैं, हम तो एकदम से निकाल डालेंगे। बनाओ एक बार, यहाँ एक मिड पॉइंट दिया है 0,1, एक दिया है 1,1 और एक दिया है 1,0। बहुत ही आराम से वर्टिसेस हम निकाल डालेंगे। अब देखो कैसे, क्या सिखाया, इन दोनों को प्लस करो, ये वाला माइनस करो। तो 0 + 1 - 1 हो गया 0। y कोऑर्डिनेट देखो 1 + 0 - 1, ये भी हो गया 0। तो ये वाला तो 0 आ गया जी। ये देखो अब इन दोनों को प्लस करो, 0 + 1 और -1 हो गया ना 0। y कोऑर्डिनेट देखो 1
प्लस 1 माइनस 0 हो गया ना 2। अब ये वाला देखो भाई, 1 प्लस 1 माइनस 0 हो गया ना 2, और 1 प्लस 0 माइनस 1 हो गया ना 0। ये बच्चों बन गया है। अब इसमें यदि हम साइड का लेंथ निकाले वो भी बड़े आराम से निकाल देंगे। जैसे ये वाले साइड का लेंथ आएगा 2, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लोगे, ऐसे ही दिख रहा है वो 0 0 है, ये 0 2 है, तो ये वाले साइड का लेंथ आ गया 2। इधर वाले साइड का लेंथ देखो, ये 0,2, ये 2,0, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे तो ये वाला लेंथ आएगा बच्चों 2√2। ये वाले साइड का लेंथ आ गया 2√2, और ऐसी इधर वाले साइड का लेंथ भी आ जाएगा 2। तो साइड का लेंथ भी सब मिल गया। हमें खाली x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो करना क्या है भाई, ये वाले साइड को मल्टीप्लाई करेंगे सामने वाले के x कोऑर्डिनेट से, ये 2 और वो 2, कितना आ गया 2 × 2 प्लस, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे सामने वाले से, वो तो 0 है, 2 × 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे उस सामने वाले से तो 2√2 × 0। नीचे तीनों का सम, तीनों को ऐसे जोड़ लो, 4 + 2√2 आ रहा है। अब न्यूमरेटर में देखो आ गया 4, बच्चों 4/4 + 2√2। अब बच्चों 2√2 से डिवाइड कर देना, 2√2 से डिवाइड करोगे तो ऊपर आएगा √2 और नीचे आएगा √2 + 1। तो ये वैल्यू बच्चों आ गया √2/√2 + 1। अब इसको चाहे तो आप रेशनलाइज कर दो, आता है रेशनलाइज करना, आप चाहें तो इसको रेशनलाइज कर लीजिएगा। तो रेशनलाइज करने के बाद ये 2 - √2 बन जाएगा बच्चों। अरे √2 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, तो 2 - √2 बच्चों ये बन जाएगा। तो उम्मीद है बातें आपको समझ में आ गई हैं बच्चों। एक बच्चों एक क्वेश्चन हमने पूछा था लास्ट क्लास में, तो उसके सब बच्चों ने काफ़ी आंसर दिए हैं। कुछ सारे बच्चे उसमें बड़े कन्फ्यूजन में है कैसे करना है। वैसे तो क्या समझिए, वो जो क्वेश्चन है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वो जो हमने क्वेश्चन पूछे थे दोनों आपसे, रेशो पूछा था ना, रेशो क्या पूछा था, 1:1 एक्सटर्नली का क्या मतलब होगा, और यदि सॉल्व करते समय के कैंसिल हो जाए, सॉल्व करते समय के कैंसिल हो जाए तो फिर क्या होगा। ऐसे दो पूछे थे, एक का मतलब आपको हम बता देते हैं, एक का आप सोच लेना और सोच लेना भैया, ठीक है नहीं। देखिए क्या है कहानी, आपको कहा गया था थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वैसे कह रहे हैं प्रैक्टिकली आप करोगे तो ऐसा कभी होता नहीं है, किसी सवाल में आपके सामने नहीं आएगा। पहले चर्चा की गई थी भाई, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, और कहा कि ये एक्सटर्नली पॉइंट सी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ए बी को 1:1 के रेशो में। कई बच्चों ने कहा सर ये ना इसमें ए और बी दोनों पॉइंट सेम कर दो, दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे तो बात बनेगी। कैसे उन्होंने कहा, वो कह रही इसका मतलब ये हुआ ना AC/BC = 1, AC/BC = 1 होगा, तभी तो C AB को 1:1 के रेशो में एक्सटर्नल डिवाइड करेगा। अब बच्चे कह रहे हैं सर यदि AC और BC बराबर हो गए तो इसका मतलब AB तो बचा ही नहीं, तो इसका मतलब A और B दोनों पॉइंट सेम हो गए, A और B सेम होने चाहिए। अरे भाई यदि A और B सेम हो गए तो लाइन सेगमेंट ही नहीं बना, तो फिर तो सारा स्टेटमेंट ही गलत है। लाइन सेगमेंट बना ही नहीं तो डिवीजन हुआ ही नहीं, कैसे कोई डिवाइड करेगा उसको, ठीक है ना। तो ऐसे मान के बताओ कि A और B दोनों अलग अलग हैं, और क्या फिर भी AC और BC कभी बराबर हो सकते हैं। A और B दोनों अलग अलग हैं तो क्या AC और BC बराबर हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं बच्चों, कह ऐसे कैसे हो जाएगा, हो सकते हैं। देखिए कैसे, इस पॉइंट C को आप बहुत दूर ले जाइए, बहुत दूर ले जाइए, ठीक है ना, बहुत दूर। कितनी दूर ले जाओ, इसको ले जाओ इन्फिनिटी पे। यदि पॉइंट C आपका कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे, तो AC का लेंथ कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, BC का लेंथ कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। हो गया ना, दोनों का लेंथ लगभग सेम। AB बेचारा छोटा सा है, वो नेग्लिजिबल हो गया उनके सामने। तो इसलिए यदि कोई कहता है आपको कि कोई पॉइंट C AB को 1:1 के रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट C कहाँ लाई करेगा, इन्फिनिटी पे लाई करेगा, ठीक है ना। थ्योरेटिकल ये आंसर है इसका, थ्योरेटिकल ये आंसर है पॉइंट C इन्फिनिटी पे लाई करेगा। प्रैक्टिकली क्या आंसर है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिकली तो इन्फिनिटी आएगी नहीं ना, प्रैक्टिकली कोई पॉइंट इन्फिनिटी पे नहीं जा सकता। तो प्रैक्टिकली इसका आंसर क्या है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकली इसका आंसर क्या है कि पॉइंट C को इन्फिनिटी पे भेज दो। तो यदि पॉइंट C इन्फिनिटी पे होगा तो C AB को एक्सटर्नली 1:1 के रेशो में डिवाइड करेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सी पे तो कोई पॉइंट जा ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई। बाकी जो दूसरा के वाला है उस पर आप और सोचिएगा अभी, ठीक है ना, वो भी ऐसे थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली नहीं होता कभी, ऐसा थ्योरेटिकल है। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।